ओके जी, सो सैम्पलिंग प्लान, जैसे प्रीवियसली हमने डिस्कस किया कि आप लोगों से फीडबैक ले सकते हैं, कस्टमर से या कंपैरेटर के बारे में, मार्केट के बारे में, डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूटर से जाके, सप्लायर से, जो भी जिसको भी आप स्टडी कर रहे हैं ग्रुप को। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा लोग हैं जिनसे आप इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाह रहे हैं, इनके पॉपुलेशन साइज़ बहुत बड़ी है, कस्टमर्स को अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो हज़ारों के लिहाज से या इवन लाखों के लिहाज से वो पोटेंशियल कस्टमर्स मार्केट में हैं, तो हर किसी से आप जाके इंडिविजुअली फ़ीडबैक नहीं ले सकते या उसको फोकस ग्रुप के अंदर शामिल नहीं कर सकते, ग्रुप सर्वे के अंदर शामिल नहीं कर सकते, उनको आप अपने क्वेश्चनर सर्वे डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। तो फिर आप क्या करते हैं जी, आप उस पूरी पॉपुलेशन का एक जो है सैंपल लेते हैं जो कि उस पूरी पॉपुलेशन की नुमाइंदगी कर रहा होता है, ताकि आप एक आइडिया लगा सकें कि उस पॉपुलेशन के अंदर क्या डेमोग्राफिक जो है वो डिफरेंट लिहाज से लोग शामिल हैं, मेल और फीमेल कितने पोटेंशियल कस्टमर हैं, फॉर एग्जांपल एज के लिहाज से कितने लोग हैं जो कि 18 और 30 इयर्स के एज के दरमियान है फॉर एग्जांपल। तो ये सेगमेंट्स जो हैं इनके बारे में आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। शर्त यह है कि जो सैंपल आपने लिया है वो पूरी पॉपुलेशन की नुमाइंदगी कर रहा है प्रॉपरली, कि अगर पूरी पॉपुलेशन में 40% जो हैं वो कस्टमर्स आपकी फ़ीमेल हैं, तो आपके सैंपल के अंदर भी वो 40% फीमेल्स होनी चाहिए। लेट्स से आपका जो टोटल पॉपुलेशन जिसको आप स्टडी कर रहे हैं वो 10,000 है, और आपने जो सैंपल लिया है वो 400 है, 450 है लेट्स से, उसका जो 450 जो सैंपल आपने लिया है उसका 40% फीमेल होना चाहिए, अगर 10,000 में से 40% फीमेल पॉपुलेशन है। तो जो भी मेकअप है ओवरऑल, जो ऑडियंस प्रोफाइल है आपकी, इनकम के लिहाज से, एजुकेशन के लिहाज से, लोकेशन के लिहाज से, जेंडर के लिहाज से, मैरिटल स्टेटस के लिहाज से, शादीशुदा हैं कि सिंगल हैं, इन तमाम फैक्टर्स को आपने कंसिडर करना है अपने सैम्पल के अंदर। जो पॉपुलेशन को आप स्टडी करें उसमें जो एक शख्स होगा उसको हम एलिमेंट कहते हैं, ठीक है जी। जो सबसे छोटा यूनिट है एक पॉपुलेशन का, दैट इज़ कॉल्ड एलिमेंट। तो ये सेकंड कॉन्सेप्ट है कि एलिमेंट से मुराद है जो सबसे छोटा यूनिट जिसको आप स्टडी कर रहे हैं। और ज़रूरी नहीं होता कि सबसे छोटा यूनिट जो है वो हमेशा एक शख्स ही हो सकता है कि सबसे छोटा यूनिट जो है वो एक फैमिली यूनिट है जिसको आप एक एलिमेंट कंसिडर कर रहे हैं। ये ख़ास तौर पे उन इंडस्ट्रीज़ में बहुत कॉमन होता है जिनमें हम राशन का सामान इंक्लूड करते हैं, जैसे कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स भी जिसको कहा जाता है, एफएमसीजी। जो आप ग्रोसरी स्टोर्स में जाकर चीज़ें ख़रीदते हैं, उन इंडस्ट्रीज़ के अंदर अक्सर जो सबसे छोटा यूनिट होता है वो फैमिली यूनिट होता है। सो एलिमेंट, पॉपुलेशन, ये दो टर्म्स हैं। उसके बाद सैंपल जो लफ्ज़ है, एक ऐसा छोटा नंबर एलिमेंट्स का जिसमें आप पूरी पॉपुलेशन की नुमाइंदगी देख रहे हैं। जो एक प्रॉपर डेफिनेशन है सैंपल की वो ये है कि जी इट इज़ ए सबसेट ऑफ द पॉपुलेशन, और उसमें भी चूंकि नुमाइंदगी वो कर रहा है पूरी पॉपुलेशन की, तो इसलिए हम उसको कहते हैं इट इज़ ए रिप्रेजेंटेटिव सबसेट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ना सिर्फ ये एक अच्छा जो सैंपल है, इट इज़ नॉट जस्ट रिप्रेजेंटेटिव, लेकिन उसमें जो एलिमेंट्स हैं पॉपुलेशन के, हर शख्स के पास, अगर एक एलिमेंट जो है वो एक शख्स है, हर शख्स के पास इक्वल चांस होना चाहिए कि वो सैंपल में शामिल हो सके। दैट इज़ ए गुड सैंपल, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल अगर क्लास में स्टूडेंट्स बैठे हैं 40 और मैं सैंपल लेना चाह रहा हूँ, उनमें से 4 स्टूडेंट्स को चूज़ करना चाह रहा हूँ एज ए सैंपल, तो एक अच्छा सैंपल लेने का तरीका क्या होगा कि मैं सबके नाम जो है वो एक बॉक्स में डालूँ बाय राइटिंग योर नेम ऑन पीसेज ऑफ पेपर, और वो पेपर जो है वो मैं बॉक्स में डालूँ, और रैंडमली उसमें से मैं 4 लोगों के नाम जो हैं वो निकालूँ। तो इसमें फेयरनेस का एलिमेंट है, इक्वालिटी का एलिमेंट है, क्योंकि हर स्टूडेंट के पास इक्वल चांस होगा उस सिचुएशन में कि उसका नाम जो है वो सैंपल में आ सकता है। दैट इज़ ए गुड टाइप ऑफ सैंपल। इसको हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, क्योंकि प्रोबेबल चांस है तमाम एलिमेंट्स के पास, तमाम लोगों के पास, कि उस उनका नाम जो है वो सैंपल में आ सकता है। तब जो है आपके पास एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन होगी पॉपुलेशन की सैंपल के अंदर। अगर मैं अपनी मर्ज़ी से सैंपल को चूज़ करूँ कि मैं 4 स्टूडेंट्स को अपनी मर्ज़ी से जो है वो सिलेक्ट कर लूँ, और जो रिसर्चर है वो अपनी मर्ज़ी से 400 लोगों को सिलेक्ट करे, तो वो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कहलाएगी। उसको कन्वीनियंस सैम्पलिंग भी कहा जाता है, कि वो अपनी सहूलत को देखकर जो चीज़ आसान लग रही है या जो लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं उसमें रिसर्च में, उनको वो सिर्फ सेलेक्ट कर रहा है। लेकिन इससे हो सकता है कि वो रिसर्च में जो लोग शामिल हुए हैं वो पॉपुलेशन को प्रॉपरली रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, उनकी उसकी नुमाइंदगी वो नहीं कर रहे। तो ये दो टर्म्स हैं आगे, प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी। अच्छी जो सैम्पलिंग होती है वो उसमें प्रोबेबिलिटी होती है, और जो एक नाकस एग्जांपल है सैम्पलिंग की, दैट इज़ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। फिर एक लफ्ज़ है सेंसस।
अगर आपकी पॉपुलेशन साइज़ छोटी है, लेट्स से जी आप 50 लोगों से फीडबैक ले रहे हैं, तो आप हर किसी से फीडबैक ले सकते हैं उस सिचुएशन में, क्योंकि पॉपुलेशन साइज़ इज़ वेरी स्मॉल। तो जब आप हर एक शख्स से फीडबैक लें पॉपुलेशन में, उसको हम कहते हैं सेंसस। उसमें सैंपल लेने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली हर शख्स से फीडबैक ले रहे हैं। इसको उर्दू में मरदमशुमारी भी कहा जाता है। सो ये कुछ टर्म्स हैं जो कि शॉर्ट क्वेश्चंस में आपको पेपर में आ सकती हैं कि व्हाट इज़ पॉपुलेशन, या एलिमेंट, या सैंपल क्या होता है, एक अच्छा सैंपल क्या होता है। सो दी एंड या डिफरेंशिएट बिटवीन सैंपल एंड सेंसस, इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो आपको आ सकते हैं। आफ्टर सैम्पलिंग प्लान आपका टॉपिक है जी 1.5, इंटरप्रेटिंग एंड रिपोर्टिंग फाइंडिंग्स। अब आपने लोगों से फीडबैक ले लिया है, सैंपल आपने चूज़ कर लिया, उन लोगों से आपने फीडबैक लिया। अब जो डेटा आपके पास है, और ये हम प्राइमरी डेटा की बात करें, सेकेंडरी डेटा को भी आप इंटरप्रेट कर सकते हैं। सो इन बोथ केसेस आपके पास इनके सेकेंडरी डेटा ऑलरेडी अमूमन इंटरप्रेट हो चुका होता है, तो उसको करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन इन सम केसेस हो सकता है कि आप उसको दोबारा से इंटरप्रेट करें अपने रिसर्च प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। बट इन एनी केस आपने जो डेटा जमा किया, कलेक्टिंग डेटा, उसके बाद आप उसको प्रोसेस करते हैं। ये प्रोसेसिंग का जो एक एलिमेंट है, ये प्राइमरी डेटा में ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है, क्योंकि आपके पास जो रॉ डेटा है उसको अब आपने एक प्रॉपर शक्ल में, ऑर्गेनाइज शक्ल में आपने स्टोर करना है। आजकल सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किए जाते हैं। सबसे कॉमन जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया जाता है प्रोसेसिंग के लिए, उसको हम कहते हैं SPSS। SPSS स्टैंड्स फॉर स्टेटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंसेज। और ये IBM का सॉफ्टवेयर है, सबसे पुराना जो सॉफ्टवेयर उनमें से ये है फॉर रिसर्च वर्क। और इसमें जो टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है वही होता है कि आप हर जो आपने फॉर एग्जांपल क्वेश्चनर सर्वे फिल करवाया है कस्टमर से, उसको आप सामने रखते हैं, वन बाय वन उनको आप डेटा एंट्री जो है उसकी वो आप सॉफ्टवेयर में करते हैं कि जी जो पहला शख्स था उसने पहले क्वेश्चन का क्या आंसर दिया, उसने A को टिक किया, आप उसको A जो है वो A को नंबर 1 असाइन कर देते हैं फॉर एग्जांपल। B को किया तो उसको नंबर 2 असाइन कर देते हैं, C को किया तो नंबर 3 कर देते हैं। इस तरह से आप नंबरिंग जो है वो हर आंसर की करते हैं, और इसको हम डेटा कोडिंग भी कहते हैं, या उसको हम ऑपरेशनलाइजेशन भी कहते हैं, क्योंकि जब तक आप आंसर्स को नंबर्स असाइन नहीं करेंगे तब तक सॉफ्टवेयर को नहीं पता होगा कि उसको कैसे अब उसने आगे इंटरप्रेट करना है। सो प्रोसेसिंग टेक्स टाइम, क्योंकि आपने हर एक शख्स को उसको एंट्री करनी है उसकी इन योर सॉफ्टवेयर, और उसके लिए हो सकता है आपको लोगों को हायर करना पड़े, क्योंकि एंटरप्रेन्योर जो है वो खुद नहीं कर सकता इतना टाइम टेकिंग प्रोसेस। लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है जो कि उसने करना है। आफ्टर दैट यू हैव टू एनालाइज। एनालाइजिंग जो है वो जल्दी हो जाती है, बिकॉज आप सॉफ्टवेयर के अंदर ऑलरेडी फार्मूलाज होते हैं, उसको पता होता है कि उसने किस तरह से उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। अगर आप पाए चार्ट्स चाहें तो आपको पाए चार्ट्स की शक्ल में, या बार चार्ट्स, या वो लाइन ग्राफ्स की शक्ल में आपको डेटा जो है वो शो कर देगा, आपको स्टेटिस्टिकली कैलकुलेशन करके बता देगा। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो देखना चाह रहा होता है रिसर्चर एट दिस स्टेज, वो ये है कि जो जिस चीज़ को वो स्टडी करना चाह रहा था उसके हक में कोई उसको मुस्बत स्टेटिस्टिकल एविडेंस मिल रही है कि नहीं। ठीक है जी, डिफरेंट टेक्निक्स हैं जो आपको प्रूव करती हैं कि वाकई आपके जो फॉर एग्जांपल आपने जो मार्केटिंग प्लान बनाया है उसका असर पॉजिटिव है कि नहीं कस्टमर के बिहेवियर पे, कि उसके रिजल्ट में लोगों ने वाकई प्रोडक्ट ख़रीदा कि नहीं ख़रीदा, या उसकी वजह से मार्केट शेयर आपका इंक्रीज़ हुआ कि नहीं हुआ। तो आप सिर्फ अपनी राय की बेस पर फिर नहीं कहेंगे, आपने फिर साइंटिफिकली कैलकुलेट करके देखा है कि वाकई रिजल्ट्स नज़र आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। जो इसकी स्टेटिस्टिकल टेक्निक्स होती हैं वो खैर हम उतनी डिटेल में अभी नहीं जाएंगे। बिजनेस रिसर्च मेथड्स एक कोर्स है जिसके अंदर हम काफ़ी डिटेल में ये चीज़ पढ़ाते हैं, बट फॉर योर नॉलेज सिंपली ये समझना काफ़ी है कि जी देर आर स्टेटिस्टिकल टेक्निक्स जो कि आपको ऑब्जेक्टिवली और साइंटिफिकली प्रूव करके देते हैं कि वाकई आपके रिजल्ट्स जो हैं वो बेस्ड हैं किस पर, एविडेंस के ऊपर, फैक्ट्स और फिगर्स की बेस पर। तो इसकी बेस पर फिर आगे आप अपना जो है फाइनल स्टेप जो है वो डिफाइन करते हैं, विच इज़ इम्प्लीमेंटिंग द प्लान। अब आपने देख लिया कि पॉजिटिव रिजल्ट्स आए या नेगेटिव रिजल्ट्स आए आपकी प्राइसिंग स्ट्रेटजी के या प्रमोशनल स्ट्रेटजी के, या आपने जो फाइनेंशियल प्लान्स बनाए हैं उनके लिहाज से। अब आपने इम्प्लीमेंट करना है, और इम्प्लीमेंटेशन के वक्त फिर आप क्या देखते हैं जी, एक प्रैक्टिकल बिजनेस प्लान बनाएं बेस्ड ऑन द मार्केट रिसर्च। बिजनेस प्लान जो आपने बनाना है, और ये आपकी सेमेस्टर का जो एक मेन असाइनमेंट है 10 मार्क्स की जो आपने जमा करानी है बिफोर एंड ऑफ सेमेस्टर, इसके बारे में मैं एक डिटेल डिस्कशन करूँगा। उसमें भी आपने एक बिज़नेस प्लान बनाना होगा, अपना एक आइडिया होगा आपका एंटरप्रेन्योरियल आइडिया,
कोई भी बिज़नेस प्लान हो सकता है आपका किसी भी सेक्टर के लिहाज से। लोकल बिज़नेस हो तो अच्छी बात है। मुल्तान के अंदर आप लॉन्च कर रहे हैं, आपने उसका नाम चूज़ करना होगा प्रोडक्ट का, उसकी टैग लाइन, पूरा एक मार्केटिंग प्लान आपने उसका बनाना होगा। और आपने अभी जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे, एक उसकी फाइनेंशियल जो एक प्लानिंग करनी है वो भी आपने देखनी होगी। तो यू विल सबमिट दिस बिफोर फाइनल टर्म एग्ज़ाम्स। तो ये चीज़ जो है वो एंटरप्रेन्योर ने बिलाखिर करनी होती है कि उसने अपना बिजनेस प्लान एक प्रॉपर बनाना होगा, और जो उसने रिसर्च की है उसके लिहाज से अपनी स्ट्रेटजीज़ को वो हो सकता है चेंज करे। प्राइसिंग स्ट्रेटजीज़ हो सकती हैं, जैसे उसने मार्कअप प्राइसिंग को अगर उसने स्टडी किया है तो अपना मार्कअप कम या ज़्यादा कर सकता है। यूनिट ऑफ जो उसकी यूनिट कॉस्ट है प्रोडक्शन की, उसको वो हो सकता है उसको नज़र आए कि रिसर्च में नज़र आ रहा है, अगर वो थोड़ी कम करे अपनी यूनिट कॉस्ट कटिंग करे तो उसके प्रॉफिट मार्जिन्स कितने बढ़ सकते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग प्रॉपरली करना, जिसको हम अभी नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, रेशियो एनालिसिस। उसके अंदर भी अक्सर हम सेकेंडरी डेटा को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जो ऑलरेडी आपके पास डेटा होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, उसकी बेस पर प्लानिंग करना। हायरिंग प्रोसेसेस कि कितने लोग जो हैं उसको आइडियली हायर करने चाहिए, कितने उसको जो हैं लोग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में एडजस्ट करने हैं। प्रोडक्शन और फोरकास्टिंग के लिहाज से मुख्तलिफ़ किस्म की फोरकास्टिंग टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं, शॉर्ट टर्म प्लानिंग, लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिहाज से, देखने के लिए कि जी आपको कितना आइडियल जो है प्रोडक्शन लेवल मेंटेन करना है फॉर 6 मंथ्स या फॉर 1 ईयर, और उसकी क्या कॉस्ट आएगी। सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट आइडियाज़ जो कि बिल आखिर आपको उसका फ़ायदा जो है मार्केट रिसर्च का यहाँ पर नज़र आता है कि आपने किस तरह से उन रिजल्ट्स को अब आपने इम्प्लीमेंट करना है। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। आपने इस लेक्चर का 1 पेज असाइनमेंट बनानी है और सबमिट करानी है, और कोशिश करें कि जी आप फ्राइडे जो है 11:30 सुबह से पहले पहले जमा करा दें, क्योंकि उसके बाद आप अगर जमा कराएंगे तो वो मैं आपके एक्सेप्ट तो कर लेता हूँ फॉर सेशनल्स फाइनल के लिहाज से, लेकिन अटेंडेंस जो होती है उसमें मार्क्स आपके नहीं लगते, क्योंकि अटेंडेंस जो होती है हमने फ्राइडे को जमा करानी होती है 12 नून अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट को। तो उससे पहले आप अपनी जमा कराएंगे असाइनमेंट तो फिर ही वो काउंट होती है एज योर अटेंडेंस। सो एनीवे दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।